दूरदृष्टि पक्का इरादा, बात कम और काम ज्यादा। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने यूक्लिड विधि के प्रश्नावली 1 के सवाल 1 से लेकर के 5 तक को देखा था। इस वीडियो में अब हम आगे के सभी सवालों को देखते हैं। तो सवाल संख्या 6 में ये बोल रहा है कि 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे करना है। छठवां प्रश्न है 90 और 144 का HCF निकालना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी फार्मूले के हिसाब से लगाते हैं। तो जो संख्या छोटी होती है, पहले देख लेते हैं कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं और जहां शेषफल शून्य आता है वहीं पे जो भाजक होता है वही आपका HCF होता है। तो ये एक बार में जाएगा और ये आप क्या हो गया 54, इसको 90 फिर से करेंगे तो ये एक बार में जाएगा, ये हो गया 54। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, फिर ये जाएगा 54, ये जाएगा एक बार में, ये आपका हो गया 18 और ये आपका हो गया 36, ये हो गया 36। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 18 एक ऐसी संख्या है जिससे जो हमारा शेषफल है वो शून्य आ रहा है। तो हम बताएंगे कि इन दोनों का जो HCF है वो होगा 18। ठीक है, आंसर जो होगा हमारा वो 18 होगा। अब इसको लिखना क्या कैसे है, तो लिखने के लिए मैंने बताया था कि आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य क्या है, भाज्य है 144, पहला स्टेप बराबर 90 गुणे 1 और धन शेषफल कितना है यहाँ पे 54। ठीक है, फिर अगली वाला सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में अब यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर 54 इंटू 1 प्लस शेषफल आपका 36। ठीक है, इसी तरह तीसरा स्टेप आपका हो जाएगा 54 बराबर 36 इंटू 1 प्लस 18 और ये फाइनल स्टेप जो फोर्थ है वो आपका होगा 36 बराबर 18 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, और इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर है वो हमारा समझ है। यहाँ पे अंडरलाइन करने का मतलब ये शून्य नहीं आया है इसलिए हम अगले स्टेप में आए हैं और यहाँ पे शून्य आ गया है। तो यहाँ पे आंसर अब लिख देंगे क्या होगा 18। ठीक है, ये आपका छठवां सवाल हो गया कि 90 और 144 का HCF निकालना था यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा। अब अगला सातवां सवाल क्या है, सातवां सवाल हम देखते हैं। सातवें सवाल में थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं सातवां सवाल पढ़ता हूँ, आप लोग देखिएगा। सातवां सवाल क्या रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, किस रूप का होता है 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5। तो अब यहाँ पे ध्यान से हमको दो चीजें समझनी है। पहली चीज ये समझनी है कि ये जो पूर्णांक है वह 6q + के रूप का हो रहा है, यानी वो 6q तो होगा ही होगा, उससे ज्यादा होगा। तो पहली चीज हमें ध्यान में लानी है कि जो पूर्णांक है हमारा वह 6q होगा, यानी 6 का मल्टीपल ही होगा, यानी 6 से ज्यादा ही होगा, 6 से कम की यह बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 6q + 1। अब कोई भी जो कौन सा पूर्णांक है, ये धन कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक क्या होता है, विषम पूर्णांक 2m - 1 होता है, ये हमें पता है। 2m जो होता है ये होता है सम, इसको हम सम संख्या कहते हैं, और इसको हम कौन सी संख्या कहते हैं, इसको हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे किसके लिए हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है विषम पूर्णांक के लिए। तो ये जो विषम पूर्णांक है यह 2m - 1 है, ये प्रत्येक विषम पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
जो विषम पूर्णांक होगा, विषम धन पूर्णांक होगा, वह 6 का मल्टीपल होगा। तो 6 के मल्टीपल वाला विषम धन पूर्णांक कैसे होगा? तो 6 के मल्टीपल वाला जो विषम धन पूर्णांक होगा वो होगा 6m। 6m यानी 6 का मल्टीपल। अब ये क्या है, 6m क्या है, ये तुम्हारा विषम नहीं है, ये तुम्हारा सम है। लेकिन उसमें यदि हम एक जोड़ दें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 6 से बड़ा और विषम हो जाएगा। 6 से बड़ा, संख्या 6 से बड़ा हो जाएगा और ये विषम हो जाएगा। 6 से बड़ी सभी विषम संख्याएं इस रूल को फॉलो कर लेंगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? लेकिन वही करेंगे जो 6 की मल्टीपल होगी। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि दिखाइए इस तरीके की संख्याएं जो होंगी वो विषम धन पूर्णांक में आएंगे। तो अब इसमें क्या है, इसमें हम मान लो ले लेते हैं कोई एक संख्या है x बराबर 6m, 6m प्लस 1। ठीक है, कोई एक संख्या है जो 6m प्लस 1 के रूप की है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब मान लो क्या करें, मान लो इसमें हम अगर इसको विषम बनाना है तो कोई भी अगर संख्या है विषम है तो विषम में सम से गुणा करेंगे तब तो वह सम हो जाएगा। विषम में अगर हम सम से गुणा करेंगे तो संख्या तो सम हो जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे विषम ही रखना है तो विषम में गुणा विषम से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो यह विषम आ पाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 3 ही संख्याएं हैं, 1, 3 और 5। 1, 3, 5 या तो 1 से गुणा करें, या तो 3 से गुणा करें, या तो 5 से गुणा करें, या तो 7 से गुणा करें, या तो 9 से गुणा करें। इतनी ही संख्याएं हैं। तो अगर यह प्रत्येक संख्या में यह जो मल्टीपल है वह हमें इन तीनों में से कोई एक रूप दे रहा है तो इसका मतलब यह सिद्ध हो जाएगा कि कोई भी विषम धन पूर्णांक के लिए जो होता है रूल, जो फॉलो होता है पैटर्न, वह या तो ये या तो ये या तो ये वाला फॉलो होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 6m प्लस 1 वाला करते हैं। तो ये तुम्हारा 6m प्लस 1 जो है ये इस पैटर्न का मिल रहा है। यम और क्यू से मतलब नहीं है, यम या क्यू यहाँ पे एक मल्टीपल का रूप दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो, अब दूसरे में ले लेते हैं, ये x बराबर 6m प्लस 1 मल्टीपल यहाँ पे लेते हैं 3 का, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 18m प्लस 3 हुआ। अब 18m प्लस 3 है तो अब अंदर देखो, अंदर क्या करना है, इसको या तो ये वाला फॉर्म या तो ये वाला फॉर्म या तो ये वाला फॉर्म बनाना है। तो ये जो ये 6m और 18m प्लस 3 है, इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। इसको इसमें इसमें या इसमें इन तीनों में से किसी एक का मल्टीपल बनाना है। तो ये जो 18m है यहाँ से हम अगर 6 कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये अंदर क्या हो जाएगा 3m प्लस 3 हो जाएगा। 3m प्लस 3 का रूप हो जाएगा ना 3m प्लस 3। तो अब ये जो है इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसको हम 6q प्लस 3 लिख सकते हैं। ये जो है इसको अगर हम 3m को यहाँ पे q इज इक्वल टू 3m अगर हम मान लें, ये जो पैटर्न है ये वाला पैटर्न 6q प्लस 3 का रूप दे दे रहा है। ठीक है, तो एक बार हम देखें कि 1 से मल्टीप्लाई करने पे, 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो हमें पैटर्न मिला है वो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 टाइप का मिल रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। और उसी तरीके से हम 5 के लिए देख लेते हैं, अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है। अगर 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और वही मिलेगा तो यह सिद्ध हो जाएगा किसी भी विषम पूर्णांक के लिए x बराबर 6q प्लस 1 ये एक विषम संख्या हो गई। अब इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अंदर हो जाएगा 30q प्लस 5। ठीक है, ये q ना लेकर के हम यम ले लेते हैं क्योंकि q के रूप में दिया है तो q अंत में हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, 30m प्लस 5। अब यहाँ से हम फिर इसको 6 5m प्लस 5 ऐसे हो सकता है। यहाँ से केवल इतने में से इसको हमें 6 का मल्टीपल दिखाना है, इसको हमें 6 का मल्टीपल दिखाना है और साथ में 5 है तो 6 का मल्टीपल धन 5 ये वाला पैटर्न हमारा यहाँ पे आ जाएगा। Q से m से r से p से y से कोई मतलब नहीं है, बस हमें मल्टीपल से मतलब है। तो अब ये जो 5m है, 5m को हम क्या मान सकते हैं, 5m को हम क्यों मान सकते हैं। तो ये फिर से देख रहे हैं तो ये 6q प्लस 5 के पैटर्न का हो जा रहा है। तो इससे हम ये सिद्ध कर पा रहे हैं, क्या सिद्ध कर पा रहे हैं। अब इससे हम नीचे लिख देंगे कि अतः यह सिद्ध होता है कि
किसी भी धन विषम पूर्णांक के लिए, किसी भी q धन विषम पूर्णांक के लिए पैटर्न 6q+1, 6q+3 या 6q+5 का ही आएगा। ठीक है, अब ये 5 का मैंने किया है, अगर यही मैं 7 का कर दूं, ये अगर हम 7 का कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 7 के लिए भी देख लो, अगर ये हम 7 का करते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 42m, 42m + 7 इज इक्वल टू, हम इसको फिर से सेट करेंगे तो 6q+5 का +3 या +1 के रूप में सेट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 6 ले लेंगे तो ये 7m और +6 और +1, 7 को ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब इस पूरे में से हम क्या कर लेंगे, पूरे में से 6 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7m +1 और फिर +1। अब इसको हम q मान सकते हैं, तो ये हम लास्ट में देखेंगे कि ये भी किसका फॉर्म आ जा रहा है, 6q+1 की फॉर्म आ जा रही है। लेकिन ये हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, पता है क्यों नहीं कर सकते हैं, ये तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, ये इसलिए नहीं कर सकते हैं, ये मैंने बस तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया। जब भी हम कोई 6 का मल्टीपल लेंगे, x बराबर अगर हमने 6q लिया, तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के द्वारा a = bq + r पढ़ा है ना तुमने, तो इसके द्वारा x बराबर 6q है, यानी कोई भी संख्या 6 है तो वह अधिक से अधिक 5 ही तक शेषफल दे सकती है। तो ये जो हमारा है ये 6q+1, 6q+3 और ये 6q+5 इन्हीं तीनों के रूप में आएगा। ठीक है, तो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ही तक जा सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये वाली चीज हम कर नहीं सकते हैं। अगर 6 से बड़ी संख्या है या बहुत बड़ी संख्या है, वह धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो वह आएगा तो इसी के फॉर्म का। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर जो ये मैंने दिखाया है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, जो पहले के तीनों मैंने करवाए उन्हीं तीनों को दिखाने की जरूरत है, इसको मत दिखाना। ठीक है, मन करेगा तो दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करने को किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जनरली इसको नहीं ही दिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलो ये चीज हमने यहाँ से प्रूव कर ली कि अगर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दिया रहेगा तो वह या तो 6q+1 के रूप में होगा, या तो 6q+3 के रूप में होगा, या तो 6q+5 के रूप में होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो ये सब जो बेसिक बेसिक चीजें हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये चीज जानने की जरूरत है। समझ में आई बात, ऐसे ही कुछ भी पढ़ करके निकल नहीं रहना है। अब आओ भाई, 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 8वां प्रश्न बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभ जो है उनका समान है। ठीक है, एक लाल है एक काला है, दो टुकड़ी है ना, तो ऐसे हम सबका स्तंभ जो है वो समान है, किसी का स्तंभ बड़ा छोटा नहीं। ठीक है, 20-20 में, तो जब सबका समान है तो इतना हमें पता चल गया, दिमाग हम लगा लिए कि कोई भी ऐसी संख्या जो समान है दोनों के लिए, तो वही हो सकता है जो उसका मौसा हो, वही तो एक ऐसी संख्या हो सकती है जो उन दोनों को विभक्त करे और समान स्तंभ बन जाए। ठीक है, तो समान स्तंभ किसका किसका निकालना है, 616 और 32 का निकालना है। ये चीज हमने यहाँ से पकड़ ली कि 616 और 32 का क्या निकालना है, मौसा निकालना है। और किसके द्वारा निकालेंगे, यूक्लिड विधि के द्वारा निकालेंगे। तो यूक्लिड विधि के द्वारा निकालने के लिए क्या करेंगे, 32 यहाँ पे छोटा है 616 से, तो 616 में हम किससे भाग देंगे, 32 से भाग देंगे, ये एक बार में जाएगा, ये 9 हुआ, ये 29 हुआ, ये 6 हुआ। अब ये तुम्हारा कितनी बार में जाएगा बताओ, 8 बार में जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा 40 आया, ये 8 बार में जाएगा या 9 बार में जाएगा, मेरे ख्याल से 9 बार में जाएगा। हाँ 9 बार में जाएगा, ये 8 बार में नहीं जाएगा, 9 बार में जाएगा। तो 9 बार में कितना आएगा, ये 9 दूनी 18, ये हो गया। ठीक है, अब ये तुम्हारा कितना हो गया, ये 8 हो गया और ये कट गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी आएगा 32 आएगा,
तो ये कितनी बार में जाएगा 32, ये जाएगा तुम्हारा 4 बार में। तो यहाँ पे कौन सी संख्या है, यहाँ पे जो इन दोनों का मौसा आएगा वो आएगा संख्या 8। तो यहाँ पे हम नीचे यही लिख देंगे, बैठ के उस तरह नहीं लिखाएंगे। इस वाले प्रश्न में वैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक लाइन नीचे ये लिखेंगे कि चूंकि इन दोनों संख्याओं का मौसा 8 है, अतः कुल 8 स्तंभ बनेंगे जिनमें वे साथ में मार्च कर सकते हैं। ठीक है, ये 8वां प्रश्न हो गया। अब 9वें प्रश्न पे चलते हैं। एक एक प्रश्न में पढ़ के आसानी से तुम लोग बता दे रहा हूँ, अगर हो पाएगा तो मैं प्रश्न यहाँ पर लगा भी दूंगा। ठीक है, 9वां प्रश्न क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ये 9वां प्रश्न है। तो मान लो कोई धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं 3m है, तो अब इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ये अधिक से अधिक कितने तक जा सकता है। 3 का मल्टीपल है तो 3m, 3m+1 और 3m+2 तक जा सकता है। इतना ही तो हो सकता है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय के द्वारा। ये चीज तो समझ रहे होगे ना तुम लोग। इतना तो अगर 3 का कोई मल्टीपल है, मान लो कोई संख्या 3 से विभाज कर रहे हैं, किसी संख्या को विभक्त कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक वो जो शेषफल देगी वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ही दे सकती है, क्योंकि अगर वह 3 देगी तो फिर से इस 3 से वो कट जाएगी। ठीक है, तो इतना हमें पता है कि वो अधिक से अधिक शेषफल देगी तो 2 तक ही दे सकती है। ठीक, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। तो अब इसके लिए वो कह रहा है कि उसका वर्ग, तो पहली बार मान लेते हैं 3m, इसका स्क्वायर करते हैं x का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा 9m² हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 × 3m², इसको अगर हम यम मान लें, यम मान लेना। अच्छा चलो यहाँ पे यम ना मान के हम इसको यन मान लेते हैं, ताकि हमें लास्ट में यम लिखना है, तो यम के साथ तुम लोग का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको हम ये यम या यन, अभी मैंने बताया कि कुछ भी नहीं होता है, ये बस सिंपल तुम्हारा मल्टीपल दिखाने के लिए किया जाता है। तो ये जो है, ये देखो, ये तुम्हारा 3m के मल्टीपल के रूप में आ रहा है। कोई भी संख्या है उसका जो स्क्वायर है वह 3m के मल्टीपल के रूप में आ रहा है। दूसरा एक ये भी देगा, तो इसको भी एक बार कर लेते हैं। x बराबर 3m+1, तो x² बराबर 3m+1, इसका पूरे का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो गया 9n² + 1 + 6m। अब इसको क्या करोगे, जल्दी बताओ, इसको तुम क्या कर सकते हो ताकि वह इन तीनों में से कोई एक फॉर्म बन जाए। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि 9n और 6n, इनमें से हम क्या कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन ले लें। हाँ, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3n² + 2n हो गया और +1। अरे ये हो गया ना 3 3 9, ये और ये 3 3 2 6, ये तुम्हारा हो जाएगा यम। इसको हम फिर से यम मान लेते हैं, तो ये तुम देखो, तो ये फिर से तुम्हारा किस रूप में आ जा रहा है, 3m+1 के रूप में आ जा रहा है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि अगर हम ये नंबर लें या ये नंबर लें या ये भी नंबर में करके भी दिखा देता हूँ, कोई भी नंबर है, तो वह जो अंत में उसका वर्ग होगा किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वह 3m+1 या 3m+2 के रूप में होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, एक बार और x की वैल्यू 3m+2 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू 3m+2 लेंगे, x बराबर 3m+2। अब इसको स्क्वायर करते हैं, तो x² = 9m² + 4 + 12m। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 3, तो अंदर तुम्हारा 3m² + 4m, और ये प्लस तुम्हारा यहाँ पे 3 और +1, तो इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से फिर से 3 कॉमन लेते हैं, तो अंदर तुम्हारा 3m² + 4m + 1 ये हो गया, और ये वाला 1 यहाँ पे रह गया। तो इसको अगर हम क्या मान लें, ये यम था ना जी, मैंने यम लिख दिया। अच्छा चलो, तो इसको हम अगर यम मान लें, तो ये तुम्हारा फिर से कौन सा फॉर्म दे रहा है, ये तुम्हारा फॉर्म 3m+1 वाला ही दे रहा है। तो नीचे हम लिखेंगे कि अतः इससे सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 या 3m+2 के टाइप का होता है। ठीक है, अब 10वें सवाल पर चलते हैं जल्दी से।
सभी प्रश्नावली के सवालों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगली प्रश्नावली को अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो 9वें के बाद कौन सा 10वां, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो मान लीजिए तुम्हारा 10वां सवाल है, मान लो धनात्मक पूर्णांक 9m है, ठीक है, x बराबर, या तो मान लो 9m नहीं है, क्या मान लें, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो 3m है, 3m मान लेते हैं। तो 3m है तो तुम्हें पता है अभी कि 3m है तो क्या क्या देगा, अगर धनात्मक पूर्णांक है तो 3m, या तो 3m+1 और या तो 3m+2, इतना ही देगा। तो इसमें से पहला ले लेते हैं x बराबर 3m, अब इसको क्यूब करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा x³ बराबर 27m³ हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से क्या है, इसको हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो ये अंदर तुम्हारा 3m³ हो जाएगा। इसको हम अगर m मान लें तो ये तुम्हारा 9m के रूप का हो रहा है ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का आ रहा है। अब दूसरा एक और ले लेते हैं, x बराबर 3m+1, इसका क्यूब करते हैं तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, 3m+1, इसका होल क्यूब, तो a³ यानी 27m³ + b³ + 3ab a × b यानी 3m × 1, फिर ब्रैकेट में 3m+1, यही होता है ना, a³ + b³ + 3ab × a + b। ये तुम्हारा हो जाएगा 27m³ + 1 + 9m और ब्रैकेट में हो जाएगा तुम्हारा 3m+1। तो अब देखो ये 27m³ + 1 + 9m ब्रैकेट में 3m+1, तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। केवल 9 ही क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे m भी तो कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन 9 ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इसको किस तरीके का बनाना है, 9m+1 या 9m+8 के प्रकार का बनाना है। किस तरीके का बनाना है, 9m या 9m+1 या 9m+8, ठीक है। तो इसीलिए हम केवल 9 ले रहे हैं ताकि अंदर का जितना भी पार्ट बचेगा, ये हो गया 3m³, ये यहां से आ जाएगा तुम्हारा 9 ब्रैकेट में 3m+1, यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे होगा m, और फिर उसके बाद ये जो +1 है ये वाला, इसको हमने यहाँ लिख दिया। तब इस पूरे पार्ट को हम m मान सकते हैं, यानी यह 9 का मल्टीपल होगा या पूरा का पूरा पार्ट। तो यह भी जो तुम्हारा होगा यह भी क्या हो जाएगा, यह भी हमें देगा 9m+1 की फॉर्म। तो यह हमने देखा कि एक जो दे रहा है वो 9m दे रहा है, 9m+1 दे रहा है और 9m+8 भी आएगा। जब यहाँ पे 3m+2 है, ये 3m+2 को जब करोगे तो ये भी 9m+8 की फॉर्म आएगी, ठीक है। बस इतना ही दिखा करके रहने देना, बहुत ज़्यादा पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो 10वां प्रश्न हमारा इस तरीके से होगा, हम नीचे लिखेंगे कि अतः इससे सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म का होता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है तुम्हारा 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 441, 567 और 693 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न है 441, 441, 567 और है तुम्हारा कितना 693 और 693 693। तो इसका रूल तुम लोग जानते ही हो, बेसिक रूल पहला ये है कि देखेंगे सबसे पहले कि छोटा कौन सा है, तो इन दोनों में 441 छोटा है 567 से, और इसमें 441 छोटा है 693 से, ठीक है। तो 567 में किससे भाग देंगे, भाग देंगे 441 से, तो ये एक बार में जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 6, ये हो गया तुम्हारा 2, ये हो गया तुम्हारा 1। अब ये 441 ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, ये हो जाएगा इतना, ये तुम्हारा 3, और यहाँ पे तुम्हारा कितना बच जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा बच जाएगा 6,
और फिर तुम्हारा 1 2 6। अब इसको तुम कितनी बार में ले जाओगे, इसको तुम 2 बार में लेकर के जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा 1 2 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 63। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 693 में भाग देंगे 441 से, तो ये तुम्हारा कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा 441। ये तुम्हारा 2 हुआ, ये तुम्हारा 5 हुआ, ये तुम्हारा 2 हुआ, ये फिर हो जाएगा 441, ये तुम्हारा 1 बार में जाएगा 252, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 9, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया और ये 8 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 1 हो जाएगा ना, ठीक है। और फिर इसमें 252, तो ये एक बार में जाएगा 189, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 10 62 63, और यहाँ पे 189, ये तुम्हारा 3 बार में जाएगा तो 189 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो दोनों में तुम देख रहे हो तो क्या पा रहे हो, दोनों में तुम्हारा क्या आ रहा है, मौसम तुम्हारा 63 और 63 आ रहा है। तो यहाँ से हम कह लेंगे, अब इस वाले में तुम स्टेप उस तरीके से लिख सकते हो, जिसमें भाग देने की क्रिया है उसमें तुम a बराबर BQ प्लस R वाले फॉर्म से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप उस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, मैंने अभी बताया है कि कैसे लिखना है। अभी इतनी छोटी छोटी चीजें मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इन तीनों का जो मौसम है वो कितना है, वो है तुम्हारा 63, ठीक है। अब फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11वां के बाद तुम्हारा कौन सा प्रश्न है, 11वें के बाद तुम्हारा प्रश्न है 12वां, ठीक है। अब 12वां प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। 12वां प्रश्न तुम्हारा कह रहा है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो मान लो कोई धनात्मक पूर्णांक 4q है तुम्हारा, ठीक है। अब 4q है तो x बराबर 4q मान लिए। तो अभी मैंने बताया कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हमें पता है कि x बराबर जो 4q है वो या तो 4q ही रहेगा, या तो 4q प्लस 1 बनेगा, या तो 4q प्लस 2 बनेगा, और या तो 4q प्लस 3 बनेगा। यही 3 चीज बन सकता है, 4 चीज बन सकता है, क्योंकि 4q प्लस 4 जब बनेगा तो दोबारा यही हो जाएगा, ठीक है। या तो 1 शेष देगा, या तो 2 देगा, या तो 3 देगा। लेकिन ये क्या कर रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो मान लो पहली बार में x बराबर 4q लेते हैं, अब इसका वर्ग किए तो x स्क्वायर बराबर 16q स्क्वायर। तो ये 16q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम अगर q मान लें तो ये तुम्हारा 4 का मल्टीपल बन गया। अब ये 4q प्लस 1 x बराबर 4q प्लस 1 लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये तुम्हारा 16q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 8q बना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो तुम्हारा अंदर बन जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। इसको भी अगर हम 1q मान लेते हैं तो ये तुम्हारा फिर से 4q प्लस 1 के रूप का बन रहा है ना। अब इसी तरह x बराबर 4q प्लस 2 ले लो, 4q प्लस 2 इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये तुम्हारा 16q स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 16q हो जाएगा। अब इन दोनों में से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो, तो अंदर तुम्हारा 4q स्क्वायर प्लस 4q बचेगा, किसमें से, इसमें से और इसमें से, और प्लस यहाँ पे 4 होगा ना, ये प्लस 4। तो अब देखो अब इसमें क्या होगा, ये तुम्हारा क्या बन रहा है, ये भी तुम्हारा किसके फॉर्म का बन रहा है, ये तुम्हारा टोटल का टोटल, इन सभी में से 4 कॉमन आ जाएगा। तो एक बार जब सब में से 4 कॉमन लोगे तो अंदर तुम्हारा 4q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस क्या बचेगा, इसमें तो 4 ही रहेगा, और उसके बाद तुम्हारा बच जाएगा यहाँ पे प्लस 1, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसे और फिर ये बड़ा होगा ब्रैकेट। तो अब यहाँ से तुम क्या देख रहे हो, यहाँ से जो ये फॉर्म बन रही है ये तुम्हारी फॉर्म फिर से क्या बन जा रही है, 4q प्लस 1 की फॉर्म बन जा रही है। इसमें किस किस तरीके का फॉर्म दिखा रहा है, या तो 4q बनेगा या तो 4q प्लस 1 बनेगा। तो यहाँ पे जब तुमने इसमें से और इसमें से फिर से 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन गया, यहाँ पे तुम्हारा बन गया 4q प्लस 1 की फॉर्म, इसको तुमने q मान लिया दोबारा। q मानने का तात्पर्य सिंपल सा ये है कि वह 4 का मल्टीपल है, ठीक। तो अब ये 4 का मल्टीपल बन गया, अब 4 का मल्टीपल बन गया तो तुम्हारी जो वैल्यू है वो आ गई दोबारा। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट रुक जाओ, इसको मिटा के मुझे दोबारा करना है, इसको मैं एक बार और
लो इसको मैंने क्यू मान लिया, तो अब ये तुम्हारा ये 4 क्यू प्लस 4 की फॉर्म बन गई। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर तुम्हारा क्यू प्लस 1 हो गया। तो अब इसको हम दोबारा क्यू मान सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो तुम्हारी 4 क्यू के फॉर्म की आ रही है, न कि 4 क्यू प्लस 1 के फॉर्म की आ रही है, ठीक है। तो अभी यही चीज वो बोल रहा था कि या तो इस रूप में या तो इस रूप में दिखा है। तो इतना ही तीनों करो, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है लेने दीजिए, बस उसको सिद्ध कर देना है कि हाँ किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 4 क्यू या तो 4 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 12वां हो गया। अब 13वां पे चलते हैं। 13वां क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 13वां प्रश्न तुम्हारा कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ निकाल कीजिए। 13वां प्रश्न 378, 180 और 420, ठीक है ना। 378, 180 और 420, ठीक है। तो सिंपल है, जो हम पहले पुरानी प्रक्रिया जानते हैं, सबसे छोटा कौन सा है? 180 है। 180 378 से भी छोटा है और 180 तुम्हारा 420 से भी छोटा है। तो 378 में एक बार 180 से भाग देंगे और एक बार उसी 180 से 420 में भाग देंगे। तो ये एक बार में जाएगा, दो बार में जाएगा। 360 हुआ, यहाँ पे 18 आया और ये तुम्हारा 180 और ये तुम्हारा 10 बार में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 18, ये 18 है। अब इसी तरह यहाँ पे दो बार में जाएगा 360, ये तुम्हारा कितना बचा? 60 हुआ। 60 से फिर 180 में दोगे तो फिर तुम्हारा ये 3 बार में जाएगा, ये 180 हो गया, ये कट गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग आ रहा है। क्यों अलग अलग आ रहा है? अब ये दोनों जब अलग अलग आ रहा है तो दोनों जब तक सेम आएगा नहीं तब तक हम ये बता नहीं सकते हैं कि ये मौसम क्या होगा इसका। तो फिर इन दोनों में भी देखेंगे, तो 18 में 60 देखेंगे तो 18 छोटा है 60 से, तो अब यहाँ पे फिर से 60 में भाग देंगे किससे? 18 से। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने एकदम पहली वीडियो में समझाया है कि कब क्या करेंगे, उसको दोबारा जा करके देख लेना अगर नहीं पता हो तो। अब यहाँ पे देखो 3 बार में जाएगा, ये तुम्हारा 6 आया, 6 से फिर 18 में देंगे तो ये 3 बार में जाएगा और ये 18 कट जाएगा। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि इन तीनों का जो HCF होगा वो तुम्हारा 6 होगा, ठीक है। HCF क्या होगा? HCF बराबर 6 होगा इन तीनों संख्याओं का, ठीक है। 378, 180 और 420 का जो HCF है वो कितना होगा? वो 6 होगा, ठीक है। पहले देखा कि दोनों में कौन सी छोटी संख्या है, उस छोटी संख्या से भाग दिया तो 18 आया। फिर इधर भी वही काम किया, लेकिन यहाँ पे देखा कि दोनों में अलग अलग संख्याएं, अलग अलग भाजक आ रहे हैं। तो जब अलग अलग भाजक आएंगे तो फिर उन दोनों को हम आपस में कंपेयर करेंगे और फिर उन दोनों में जो तुम्हारा आंसर आएगा भाग देने पर वो तुम्हारा मौसा होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का लिंक है, आराम से जाकर देख लो, ठीक है। साइंस है, मैथ है, कंप्यूटर है, सब, ठीक। अब 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है? तो 14वां प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये बताइए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो कौन कौन सी संख्या है? 398, 436 और 542। इन तीनों संख्याओं को भाग देने पर शेषफल जो है वो 7, 11 और 15 है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले ये कह रहा है कि यह तीन संख्याएं हैं, एक ऐसी कॉमन संख्या ढूंढो जिससे इन तीनों में जब हम भाग दें तो पहले वाले में कितना शेषफल आए? पहले वाले में शेषफल आए तुम्हारा 7, पहले वाले में 7 आए, दूसरे वाले में 11 आए और तीसरे वाले में 15 आए। शेषफल इतना आए, यानी पूर्ण रूपेण भाग नहीं जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि 398, 436 और 542 इन तीनों को एक ऐसी कॉमन संख्या है जो काटेगी और 398 में 7 शेषफल देगी, 436 में 11 देगी और 542 में 15 शेषफल देगी, ऐसा हमें प्रश्न में बताया जा रहा है।
तो क्यों ना हम ऐसा करें कि 7 को, 11 को और 15 को उसकी सभी रेस्पेक्टिव संख्याओं में से घटा दें, और जो उसके बाद संख्या आएगी वह हमारी उस कॉमन संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। यानी इस सभी संख्याओं को 7, 11 और 15 को घटाने के बाद जो संख्याएं आए उनका हम मौसा यानी महत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं, और जो महत्तम समापवर्त होगा वही वो संख्या होगी, जिससे इन तीनों में अलग अलग भाग देने पर ये अलग अलग शेषफल आएगा। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो 398 में से 7 को घटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 391, 436 में से 11 को घटाते हैं तो 425, और 542 में से 15 घटाते हैं तो 500 कितना होगा, 527, यही होगा ना, सब सही है। अब इन तीनों संख्याओं का हमें मौसा निकालना है, तो मौसा निकालने के लिए 391 ये 425 से छोटा है, और इसी तरीके से 391 जो है ये हमारा 527 से भी छोटा है। तो इन दोनों में अलग अलग भाग देंगे, तो 527 में 391 से भाग देते हैं तो ये एक बार में जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 13, फिर 136 से 391 में भाग देते हैं तो ये तुम्हारा जाएगा 2 बार में, तो 12 और 13 26 और 27, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 9, और ये तुम्हारा हो जाएगा 1, और ये भी हो जाएगा 1, सही है, 9, 1 और 1, ठीक है। अब 136 ये एक बार में जाएगा, 1 1 9, तो ये हो जाएगा 17, और ये 1 1 9, ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, सॉरी 4 बार में, 7 बार में, तो ये 1 1 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है, इन दोनों संख्याओं का 391 और 527 का 917। अब यहाँ पे देखते हैं 425 में भाग देते हैं 391 से, तो ये एक बार में जाएगा तो 391, तो ये हो गया 9, और 25 और 10 35, 35 में से एक गया 34, ये हो गया 391। अब 391 से ये कितनी बार में जाएगा, ये मान लो एक बार में जाएगा तो 34, ये हो गया 5 और ये हो गया 1, और ये फिर एक बार में जाएगा तो ये हो गया 34, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 1 17, 17 से ये 34, तो 17 से 34 में भाग देंगे तो ये 2 बार में जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे भी जो मौसा हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा जो मौसा है वो आ रहा है 17। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 391, 425 और 527 इन तीनों संख्याओं का जो मौसा है, जो HCF है, वो हमारा कितना हो रहा है, वो HCF 17 हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 17 एक ऐसी संख्या है जिससे इन तीनों संख्याओं में अलग अलग भाग देने पर हमें क्रमशः 7, 11 और 15 शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न पे करते हैं। इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है 15वां, उसको भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर अगली प्रश्नावली हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न जो 15वां है, वो 15वां प्रश्न क्या है, अंतिम 15वां प्रश्न में पढ़ रहा हूं। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053, 967 को क्रमशः भाग देने पर शेषफल 5 और 7 प्राप्त हो। 2063 और 967, 2063 है ना, 2053 और 967, 2053 और 967 इन दोनों को क्रमशः भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त हो, 5 और 7। तो सिंपल सी बात है, 5 और 7 शेषफल प्राप्त हो। तो अभी इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि जितना शेषफल प्राप्त होता है पहले उसको घटा लेते हैं, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, ये तुम्हारा हो जाएगा 2048, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 960। तो अब 960 और 2048 का जो मौसा आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, वही तुम्हारा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ये तुम्हारा 2 बार में जाएगा तो 0, ये 2 और ये 19, तो ये हो गया 8, ये हो गया 2 और ये हो गया 128, अब ये हो जाएगा 960। ये कितनी बार में जाएगा,
कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 7 बार में, ये हो गया 6 5 84 और 84 और 84 और कितना होगा 5, 84 और 5 89 हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 64 और ये तुम्हारा 128, तो ये तुम्हारा 2 बार में जाएगा 128, तो ये तुम्हारा कट गया। तो यहाँ पे जो हमारा मौसा है तो कितना आ रहा है, मौसा आ रहा है 64। तो HCF जो है हमारा HCF कितना है इन दोनों संख्याओं का 64। किन दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का HCF आ रहा है, इन दोनों संख्याओं का HCF नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि इन दोनों संख्याओं का तो HCF आएगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं अलग अलग शेषफल दे रही हैं। तो इन दोनों संख्याओं को 64 से भाग देने पर क्रमशः 2053 में 5 शेषफल आएगा और 967 में 7 शेषफल आएगा। ठीक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो प्रश्नावली 1A के सभी 15 सवाल मैंने करा दिए। यूक्लिड विधि क्या होती है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इस वीडियो में आज हमने पूरा का पूरा सब देख लिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्यूटर की, साइंस की जो ट्रिक है उन सब की जो वीडियो है, 1 मिनट जो नॉलेज वाली वीडियो है, ये सब वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो हमने नीचे दे रखी है। ठीक है, इसको आराम से आप लोग विजिट करिए, अच्छे से सभी चीज़ों को देखिए और घर पे रहिए, आराम से पढ़ाई करिए। अगली वीडियो में अब हम प्रश्नावली 1, ये हो गया, ये प्रश्नावली 1B में मिलेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1B के सवालों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए चलिए फिर, थैंक यू, चलिए।